Hello students, good morning. Let us carry on the topic Constitution Design, class 9th, Civics chapter. We have discussed introduction with South African Constitution and what is Constitution and why we need Constitution. And now, today we discuss how Indian Constitution was prepared. भारत में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से प्रिपेयर किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, उसमें सबसे जो मेन रोल था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया बेटा, किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और ये किसकी रिकमेंडेशन पर बेटा? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ये सेटअप हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देखो अब इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बट ध्यान रहे बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब सेटअप हुई थी 1946 में, उस टाइम इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन्स एट अबव द एज ऑफ 18, जहाँ 18 साल की उम्र के बाद में सभी को राइट टू वोट मिल जाए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बट यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द documents called the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ड्राफ्टिंग जो तैयार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था किसके द्वारा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा। उसी को ही क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब सेटअप किया गया था बेटा? जुलाई 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी बेटा? दिसंबर 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग में इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर उसके बाद में वो टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा, और वो उसके बाद में परमानेंट इसको फिक्स किसको चेयरमैन किसको बना दिया था इसका? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब इसमें कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पर बताया गया है दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में मतलब बहुत कुछ है, वो मैंने नोट्स में डिस्कस कर रखा है बेटा, यहाँ पर नहीं, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो यहाँ पर तो बस सीधा इतना बताया है कि भाई इतने मेंबर्स थे उसमें, और उनमें से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल के बाद में, डिस्कशन लंबे डिस्कशन के बाद में, तो उसमें यहाँ पर उसका कुछ आधा पार्ट अडोप्ट कर लिया गया था बेटा। कब अडोप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को। जबकि कंप्लीटली इफेक्ट में कब आया था बेटा? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल हम इसको रिपब्लिक डे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रीज़न है कि हम आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि तो आज से बहुत साल, मीन्स 50 साल से ज़्यादा, 50 या 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, पर आज भी हम अपने देश को ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम बनाया था, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, और इसीलिए इसमें एससी और एसटीज के लिए सीट्स का रिजर्वेशन भी किया गया था हर एक के लिए। क्योंकि जब उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके ध्यान में था कि अगर जो सीट्स हैं उनका रिजर्वेशन नहीं किया गया, नेक्स्ट चैप्टर में है ये सीट रिजर्वेशन का, उसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी और कितनी एसटी के लिए। तो वो सीट्स का रिजर्वेशन मीन्स लोअर सेक्शन के का भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनका भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी था। अगर उसके अंदर भाई लोअर सेक्शन को बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दिया जाए तो वो तो कभी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये चीज़ किया ध्यान में रख के कि भाई उन सभी को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। यही वजह है कि आज भी इतने साल हो गए, आज भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किए हुए। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जो आपके पिक्चर्स दे रखी हैं, इन पिक्चर्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। ये राजेंद्र प्रसाद है, वैसे तो मैंने नोट्स में बना रखा है, ठीक है, बट ये आप जरूर पढ़ लेना। जैसे इसमें है लास्ट में जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे
राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वकील भी थे, और ये हमारे फर्स्ट क्या बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हर एक के बारे में आप जरूर देखें। हाँ, ये हर एक के बारे में जरूर देखें। मुखर्जी, H.C. मुखर्जी थे, ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने थे बाद में। और बलदेव सिंह थे, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलदेव सिंह तो हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बने थे। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह पंजाब के थे, अकाली दल के नेता थे। ठीक है, और ये दुर्गा भाई देशमुख थे, ये कहते हैं फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के मेंबर थे ये। ठीक है बेटा, तो इनके बारे में। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और भी बहुत सारे रोल्स थे, वो क्या थे देखो यहाँ पर बेटा। इसी क्वेश्चन का आंसर यही हम देखते हैं। वी ऑलरेडी नोटेड दैट वन रीजन अबव, यहाँ पर क्या है, दी कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट दी व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ यहाँ के इसके जो मेंबर्स थे, जो बनाने वाले थे, उनके व्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सेस ऑफ इट्स टाइम। ये अपने टाइम की जरूरतों को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उस टाइम की जो जरूरतें थी। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not accepted to all the major social groups और पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि उसने जो उस टाइम जिन कंट्रीज ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उस चीज को बहुत सारी पार्टीज ने और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज द मियर पीस ऑफ पेपर, और कुछ कंट्रीज में सिर्फ ये एक पीस ऑफ पेपर रह गया, सिर्फ एक ही पीस ऑफ पेपर रह गया है। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, कोई इसको एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रहा है, बट हमारे इंडिया में यह कंप्लीटली फॉलो होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी। सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द, बहुत सारे जो पार्टीज थी वो इसके बारे में क्वेश्चन भी कर रही हैं इसके प्रोविजन पर कि भाई क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज, बट बहुत लंबे समय तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज पर इसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये दिखाता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन शो दैट all the sections of the society have equal values, all citizens have equal values, no one ignored in our Indian constitution. Okay, and second reason is for accepting the Indian constitution is the constituent assembly is representative the people of India। हालांकि ये हमें पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बहुत ज़्यादा इलेक्टेड नहीं थे, बट इलेक्टेड तो थे, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या है बेटा, द असेंबली वाज डोमिनेटेड। ये ध्यान रहे, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें डोमिनेट कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, और वो उस पार्टी के लीडर्स थे जिन्होंने मतलब कांग्रेस इंडिया के स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंट के जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स उसके अगेंस्ट में भी थे, बहुत सारे मेंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये ऐसे भी थे जो उसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे कांग्रेस के व्यूज़ को, बट फिर भी मैक्सिमम जो लीडर्स थे वो आपके कांग्रेस के थे। और फाइनली क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी को हमें मानना पड़ा था। और उसके डिस्कशन के लिए मतलब सबसे जो स्टार्टिंग जो बेस था वो किसने तैयार किया बेटा, भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु प्ले द की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने बेटा, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी लगा था भैया,
मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था, इसमें फिर से उसमें डिस्कशन डिबेट जो भी हुई थी वो इतने टाइम के बाद में, मतलब फिर फाइनली जो भी हुआ था उसको मतलब बहुत सोच विचार करके और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडोप्ट किया गया था। और इसी के अंदर भैया इसकी फिलोसफी क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू है वो किसके बेस पर है, तो उसकी फिलोसफी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके ड्रीम्स और प्रोमिसेस क्या हैं। तो यहाँ पर ड्रीम्स और प्रोमिसेस में बेटा कि भाई किसी भी सिटीजन को इग्नोर ना किया जाए। ध्यान रहे गांधी जी जो थे हमारे महात्मा गांधी वाज नॉट इंक्लूड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये यंग इंडिया जो उन्होंने लिखा मैगजीन थी यंग इंडिया उनकी, उस यंग इंडिया मैगजीन में उन्होंने बहुत ज़्यादा बिटरली उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, भीमराव अंबेडकर को, और जिन्होंने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ड्रीम्स ऑफ एन इंडिया दैट एलिमिनेट इनइक्वलिटी। यहाँ पर मेन क्या था बेटा, भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया था और वो क्या चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर इनइक्वलिटी को जो हमारे यहाँ पर है इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और इसी बट गांधी जी ने इसको बनाया नहीं, इसके फॉर्मेशन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बट उन्होंने इसको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया कि भाई तुमने ये नहीं किया, मतलब क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, तो फाइनली हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया। और ये बीच बीच में जो कोटेज है, ये स्पीच है बेटा, ये किसने बोला। ठीक है, स्पीच में से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाने वाले, बट आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इसको पढ़ सकते हो, हर एक इसके स्पीच को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ ये जरूर सर्कल वाले जरूर याद कर लेना कि ये क्या है, किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट किससे होता है बेटा, प्रियम्बल, एक छोटा सा स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट होता है। और प्रियम्बल क्या है, और प्रियम्बल पहला तो ये याद रखना, प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रखा है कि प्रियम्बल क्या है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बना है, कैसे बना है, क्या है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. और ये जो प्रियम्बल है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है बेटा, सोल है, आत्मा है। इसके अंदर सब कुछ लिखा गया है, हर एक चीज को इवेलुएट किया गया है कि भाई जो लिखा गया है वो सही है या गलत है, ये हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ही सोवर्जिनिटी क्या है, सोवर्जिन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, इनकी डेफिनेशन है। और ये मैं आपको अभी भेज देती हूँ बेटा, ये एज इट इज अपनी बुक में से याद कर लेना। सेकुलर क्या है, ठीक है, सोवर्जिनिटी क्या है बेटा, मीन सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, इन इक्वलिटी को रिड्यूस करती है। सेकुलर क्या है, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, मीन्स कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का। डेमोक्रेटिक क्या है, मीन्स जहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है, लोगों के लिए है, और वहाँ पर वो बेसिक रूल्स के बेस पर जो चलती है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी है। रिपब्लिक क्या है भाई, देश का जो हेड है वो इलेक्टेड है। ठीक है, ये जस्टिस क्या है, लिबर्टी, जस्टिस मीन्स जो न्याय है हमारा, ठीक है, वो ऑल इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी लॉ के समक्ष इक्वल है। लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, तो ये फ्रेटर्निटी क्या है। ठीक है, इनके बारे में जरूर करें। और ये प्रियम्बल है बेटा। वैसे इसमें वन वर्ड के लिए पूछा जा सकता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा प्रियम्बल है, ये स्टार्ट होता है। हालांकि हमारे वी आर इंडियन, दैट्स वाई वी शुड लर्न दी प्रियम्बल। ठीक है, यहाँ इसके बारे में इसमें देखो एक बार, एक दो लाइन बता देती हूँ आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवरेन सेकुलर socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression
belief, faith and worship, equality of states and opportunity to promote among them all fraternity. ठीक है, तो ये सब क्या है आपका इंडियन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिज़ाइन था ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत सारे कंट्रीज से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैटर जहाँ से भी जो हमें अच्छी चीज़ लगी वो हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसीलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पहचान क्या है बेटा, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है, और कुछ मैटर्स में फ्लेक्सिबल है, कुछ मैटर्स में रिजिड है। यहाँ पर इसमें लिखा गया है दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से देखते हैं। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइटली रेगुलर टू कीप इट अपलोडेड अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पर इसमें चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, जिस टाइम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम के बाद में भी हमारी ज़रूरतें उस टाइम वाली तो ज़रूरतें नहीं है। जब 1946 से में आज से 70 साल पहले के लोगों की जो नीड्स थी वो हमारी आज की नीड्स नहीं है। इसीलिए आज की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होता है उनके अकॉर्डिंग हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 in our constitution. It is mentioned that we can change in our constitution, but we cannot change the basic structure of the constitution according स्वर्ण सिंह कमेटी। इंडिया में जो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी उसने ये बताया था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर जरूरत पड़े तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखते हैं, बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा, दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये यहाँ पर हर एक सिटीजन को इंक्लूड करता है, किसी के साथ भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ईच एंड एवरी सिटीजन हैव इक्वल वैल्यूज। ओके, और we can say that Indian constitution is the best constitution of the world। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट नंबर पर है, पर फिर भी यहाँ पर सभी लोगों के लिए इक्वल रूल्स हैं, सभी लोग इससे वेल सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब इस चैप्टर के बाद में हम कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।